हाय एवरीवन, हम लोग पॉलिटी के सेक्शन में पार्लियामेंट देख रहे थे और संसद का हम लोगों ने 3 सेशन ऑलरेडी कर रखा है। अगर आप लोग वो सेशन नहीं देखे हैं तो पहले वो सेशन देख लीजिए, या इस वीडियो के बाद में भी वो सेशन देख सकते हैं। लेकिन वो सेक्शन देखना ना भूलें, वहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनावों में मतदान का अधिकार है? संसद के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य। Who among the following has the right to vote in the election to both the Lok Sabha and the Rajya Sabha? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इसमें है संसद के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के जो एमपी है, क्या वो दोनों जगह इलेक्शन में पार्ट लेते हैं? एक तो इलेक्शन हुआ, मान लीजिए कि उनके एरिया में कोई एमपी खड़ा हो रहा है, तो उनको तो वो वोट दे देंगे, लेकिन वो राज्यसभा में उनका वोटिंग नहीं होता है। मान लीजिए अगर हम एमपी है और राज्यसभा का एमपी चुनना है, तो लोकसभा के सांसद को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के भी सांसद के पास में ऐसा कोई चीज नहीं है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन सदन के निर्वाचित सदस्य, देखिए स्टेट में भी, राज्य में भी लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ये तो सारे राज्य में है, लेकिन ये सारे राज्य में नहीं, किसी राज्य में है, किसी राज्य में नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन में सी और डी में हमको क्या है, यहाँ अपर हाउस है, उच्च सदन, यहाँ नीचे निचले सदन। तो निचले सदन का जो सदस्य होगा ना, एमएलए, वो एक तो राज्यसभा के एमपी चुनेंगे, राज्यसभा का एमपी भी चुनेंगे, और ये इंडिया का नागरिक भी तो है, तो इनके एरिया में कभी भी लोकसभा का इलेक्शन होगा, ये उसमें भी वोट करेंगे। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल राज्यसभा में ही मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में नहीं। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करने का संवैधानिक प्रावधान है। मनोनीत सदस्यों को केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त करने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। एक मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों चुनावों में मतदान कर सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए, इसके ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़िए। ओनली द राज्यसभा एंड द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर, एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर। ये हमारा ओनली द राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर। देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग, ये तो मेरा गलत है। एंग्लो इंडियन वाला जो था वो लोकसभा के लिए था कि 2 एमपी प्रेसिडेंट साहब चुनते थे एंग्लो इंडियन में से। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज अ यूनियन मिनिस्टर। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड, ये भी सही है। मनोनीत सदस्यों को केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त करने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है तो उनको भी एमपी बनाया जा, ये मंत्री बनाया जा सकता है।
मिनिस्टर, ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ये नॉमिनेटेड मेंबर कैन वोट बोथ इन द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। देखिए, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन में आपको इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड यानी कि जो इलेक्शन से आता हो, लोकसभा का मेंबर हो प्लस राज्यसभा का मेंबर हो प्लस विधानसभा का मेंबर हो, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, जो राज्य का विधानसभा होता है उसके मेंबर, ये सब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। कोई नॉमिनेटेड एमपी है जिसको प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं, मान लीजिए राज्यसभा का एमपी, वो भाग नहीं लेंगे। क्लियर? तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, ओनली द राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर। देखिए, लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं। पहले एंग्लो इंडियन थे, जैसे एंग्लो इंडियन, ये जो एंग्लो इंडियन लोकसभा में थे, ये थे आर्टिकल 334 के तहत। प्रेसिडेंट साहब दो एमपी चुनते थे, लेकिन 104था जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1919 का, 2019 का, उसने इसको खत्म कर दिया। अब एंग्लो इंडियन का कोई इसमें सिंह नहीं है। तो ये भी आंसर मेरा सही हो जाएगा। ओनली द राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर। और राज्यसभा के पास में कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं? 12, और 238 इलेक्शन से आते हैं। मेरा आंसर हो जाएगा इसका आंसर ए एंड सी। संघीय संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए राज्य की सहमति से जब आपातकाल की घोषणा लागू हो, राष्ट्रीय हित में और राज्य परिषद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद, यूनियन पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट बाय कंसेंट ऑफ स्टेट when proclamation of emergency is in operation in national interest and after a resolution passed by council of state with 2/3 majority। देखिए, इसमें चारों ऑप्शन हमारे सही होंगे। इसमें चारों ऑप्शन हमारे सही होंगे। पहला जो है, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 253। ये किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो, ट्रीटी हो या कन्वेंशन हो, उसको लागू करने के लिए बिना स्टेट के इजाजत के किसी भी स्टेट में काम कर सकते हैं या कानून बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। राज्य की सहमति से। देखिए, दो राज्य या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि आप किसी भी चीज के लिए कानून बना दीजिए। मान लीजिए कि एक नदी गुजर रही है दो राज्य से, दोनों राज्य के बीच में झगड़ा है या कुछ भी है, और ये दोनों राज्य चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पे लॉ बनाए, तो दोनों सहमति से सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि आप इस पे लॉ बना दीजिए। और ये जो लॉ होगा, तो जो राज्य रिक्वेस्ट करेंगे उसी राज्य पे अप्लाई होगा, बाकी किसी राज्य पे अप्लाई नहीं होगा। ये किस आर्टिकल में है? ये है आपको आर्टिकल 252। ठीक है, जब आपातकाल की घोषणा लागू हो, इसमें तो है ही
आर्टिकल, इसका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 357। जब आपातकाल की घोषणा लागू हो तो स्टेट लिस्ट में आपको संसद कानून बना सकता है। राष्ट्रीय हित में और राज्य परिषद द्वारा, ये कल हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 249 को अच्छे से। राज्यसभा एक रेजुलेशन पास करेंगे, प्रस्ताव पास करते हैं राज्यसभा में, और वहां से अगर रेजुलेशन पास हो जाए तो राज्यसभा किसी भी सब्जेक्ट पे, विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकते हैं। लेकिन ये जो रेजुलेशन है वो राज्यसभा पास करेंगे, कितना से 2/3 मेजोरिटी से, प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितना भी सदस्य मौजूद है उसका 2/3 वोटिंग मिलना चाहिए उसको, तभी किसी भी सब्जेक्ट को राज्यसभा पार्लियामेंट को दे सकते हैं। ये रेजोल्यूशन जो है ना, ये लोकसभा में नहीं होंगे, ये इंट्रोड्यूस भी राज्यसभा में ही होंगे और पास भी राज्यसभा को ही 2/3 से करना पड़ेगा। तभी पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के सब्जेक्ट पर, जिस सब्जेक्ट के बारे में पास किया गया हो, उस पर लॉ बना सकता है। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन हेतु संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से, अधिकांश राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, किसी भी एक राज्य की सहमति के बिना। किसी भी राज्य की सहमति के बिना, अभी आपको बताया ना। ये तो हम लोग बोले थे कि आर्टिकल 253 के तहत इंटरनेशनल इंटरनेशनल एग्रीमेंट अग्रीमेंट ट्रीटी या कन्वेंशन, आर्टिकल 253 के तहत बिना राज्य के सहमति के इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट, ट्रीटी और कन्वेंशन को लागू करने के लिए देश के किसी भी भाग में वो बना सकते हैं स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? इसका आंसर आप लोग को भी अब पता है। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 253। भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर तब तक कानून नहीं बना सकती जब तक कि भारत के राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश दे, राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, विधानसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि कानून आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल हो, the Indian Parliament cannot legislate on a subject of a state list unless। देखिए इसका ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, आपको समझा देते हैं हम। डी डी क्यों होगा? ऑप्शन तो इसका डी हो जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट इट टू डू सो, ये गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। द राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन दैट इट इज नेसेसरी टू डू इन नेशनल इंटरेस्ट, यही ना हम लोग देखे हैं कि आर्टिकल 249 का इस्तेमाल करके, तो ये सही हो जाएगा।
द स्पीकर ऑफ द विधानसभा सर्टिफाइड दैट द लेजिस्लेशन इज नेसेसरी। नहीं, ये गलत है। राज्यसभा का रोल रहता है मिलने। देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी में तो किसी भी चीज पर कानून बना सकते हैं। इमरजेंसी में स्टेट लिस्ट पर किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बना लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और कल हम उन लोगों ने देखा था कि इमरजेंसी वाला कानून कितने दिन तक, या 249 वाला कानून कितने दिन तक वैलिड रहता है? इमरजेंसी खत्म होने के 1 साल बाद तक, 1 साल तक, मैक्सिमम 1 साल तक। संविधान में दी गई विषयों की किसी भी सूची में शामिल न होने वाले विषयों पर कौन कानून बना सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल, क्षेत्रीय परिषद। Who can legislate on the subject which are not included in any of the list of subject given in the constitution? देखिए, कल भी हम लोग देखे थे सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल सेवेंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट थे: स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कल देख चुके थे हम लोग, रिवीजन हो जाएगा। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट ही कानून बना सकता है। जो सेंटर लिस्ट में है उस मैटर पर सिर्फ सेंटर कानून बना सकते हैं। और कंकरेंट लिस्ट वाले मैटर पर स्टेट भी कानून बनाते हैं और सेंटर भी कानून बनाते हैं। और जो ये तीनों में नहीं हो उसको बोलते हैं रेसिडुअल पावर। जो ये तीनों में नहीं हो उस सब्जेक्ट पर जो कानून बना सकता है वो है पार्लियामेंट, और इसको बोला जाता है पार्लियामेंट का रेसिडुअल पावर। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पार्लियामेंट, संसद। जो स्टेट में लिखा हुआ है विषय उस पर स्टेट बना सकता है, जो सेंटर में विषय लिखा हुआ है उस पर सेंटर बना सकता है, जो कंकरेंट लिस्ट में है उस पर सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। और जो ये तीनों में नहीं है, मान लीजिए कि एआई पहले नहीं था, अभी एआई हो गया, तो इस पे कोई ना कोई तो कानून बनाएगा ना। ये तो इस लिस्ट में नहीं है, तो इस पे कानून बनाएंगे सेंटर, यानी कि हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य से कह सकते हैं कि वो बोलना बंद कर दे और किसी अन्य सदस्य को बोलने दे। इस घटना को कहा जाता है शिष्टाचार, सदन की सीमा लांघना, हस्तक्षेप, सदन की सीमा सीमा लांघना। द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। दिस फिनोमिना इज नोन एज। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यील्डिंग द। देखिए, हिंदी में दोनों का सदन की सीमा लांघना ही होगा, इन इंग्लिश में यील्डिंग द फ्लोर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उस धन विधेयक को अपनाने में सक्षम बनाएगी जिसे एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया गया था लेकिन राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया था? यह राष्ट्रपति के पास जाएगा, लोकसभा को इसे बैठे और मतदान करने वाले सदस्यों 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा, यदि लोकसभा इसे संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार करके पुनः पारित कर देती है तो इसे पारित माना जाएगा। Which one of the following procedure will enable the adoption of a money bill that was once passed by Lok Sabha but was amended by Rajya Sabha? It will go to President. The Lok Sabha will have to pass it with a 2/3 majority of the members sitting and voting. A joint session of two house will be called. It will be deemed to have been passed if the Lok Sabha passes it again either by accepting or rejecting the amendment. इसका आपको आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, गलत है। लोकसभा को इसे 2/3 से पास करना पड़ेगा, गलत है।
दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा। मनी बिल के केस में ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त सत्र जो आर्टिकल 108 में बुलाया जाता है वो नहीं बुलाया जाएगा। ये जो ज्वाइंट सेशन है ना, ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त सत्र जो बुलाया जाता है 108 में, ये सिर्फ ये मनी बिल में नहीं बुलाया जाएगा। मनी बिल के केस में ये नहीं बुलाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंडमेंट करना है उस केस में नहीं बुलाया जाएगा। ये ऑर्डिनरी बिल में बुलाया जाता है। और ये क्यों बुलाया जाता है? मान लीजिए कि कोई भी बिल को राज्यसभा लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा पास नहीं करेगा, तब मान लीजिए वो बिल इतना इम्पोर्टेंट है कि ये पास करना बहुत जरूरी है, तो सरकार अगर उस बिल को पास करना चाहेंगे तो प्रेसिडेंट साहब ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं और ज्वाइंट सेशन बुलाने के बाद में उस बिल को पास किया जाता है। ये बार बार नहीं किया जाता है। अभी तक इंडिया में सिर्फ 3 बार ही किया गया है ये चीज, ज्वाइंट सेशन वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। संसदीय प्रणाली में शून्य काल किस देश का योगदान है? 0 आवर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये अपने इंडिया का ही है। ये दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ इंडिया में 0 आवर, शून्य आवर, सिर्फ इंडिया का देन है। कहीं से लिया नहीं गया है ये कंसेप्ट को, इस सिद्धांत को, सिर्फ इंडिया में ही ये चलता है 0 आवर। इंडिया का अपना है ये। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल, 2 घंटे। व्हाट विल बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर इन द लोकसभा? 1 घंटा होता है इसका। इसका 1 घंटा हो जाएगा आंसर। 1 घंटा, 1 आवर मैक्सिमम। देखिए 0 आवर जो है, 0 आवर लोकसभा में क्वेश्चन आवर से पहले होता है, क्वेश्चन आवर के बाद में होता है। जैसे कि लोकसभा का क्वेश्चन आवर आपको है 11 से 12। लोकसभा का क्वेश्चन आवर 11 से 12 है। उसके बाद में 0 आवर होता है 12 से लेकर 1 तक। 11 से 12 लोकसभा में क्वेश्चन आवर, 0 आवर 12 से 1 बजे तक। और राज्यसभा में क्वेश्चन आवर जो है ना वो मतलब 0 आवर क्वेश्चन आवर से पहले होता है। 0 आवर कब होगा? 11 से 12 बजे तक। इसके बाद में क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन आवर लोकसभा में 11 से 12 होता है और राज्यसभा में 12 से 1 होता है। और 0 आवर लोकसभा में 12 से 1 होता है और राज्यसभा में 11 से 12 होता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा में स्वीकार कर लिया जाता है तो राज्यसभा उसे अधिकतम 6 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 14 दिनों तक रोक सकता है। इफ अ मनी बिल इज एक्सेप्टेड इन द लोकसभा, राज्यसभा कैन विथ होल्ड इट मैक्सिमम अप टू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिनों तक। 14 दिन में अगर राज्यसभा एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे या जो करना है करे, 14 दिन के बाद में ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। मनी बिल के मामले में ये आपको राज्यसभा का ताकत है मनी बिल, और ये आपको लोकसभा का ताकत है। इतना का फर्क। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला तो गलत है, अभी बताया था कि कितना पावर होता है, कितना छोटा कितना बड़ा। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, गलत, गलत। सिर्फ ये राज्यसभा गलत है, सिर्फ लोकसभा में होता है, सिर्फ लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। मनी बिल भी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, बिल्कुल सही है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में किसी भी हाल में नहीं होगा। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं भाई, गलत है। राज्यसभा में किसी भी कीमत पर नहीं होगा। इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, गलत भाई, लोकसभा में ही तो होगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? देखिए, ज्वाइंट सेशन आर्टिकल 108 है ज्वाइंट सेशन की। तो ये बताया था ना कि कोई भी बिल मान लीजिए लोकसभा में पास हो जाए और राज्यसभा में पास नहीं हो, और सरकार को लगे कि ये बिल पास करना बहुत जरूरी है, तो वो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा आर्टिकल यूज करके? आर्टिकल 108। अब ज्वाइंट सेशन जो है, तो इसका सभापति तो कोई होगा, मतलब इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई होगा, पीठासीन जिसको बोलते हैं। तो ये हो सकते हैं आपको चेयरमैन, यानी कि सॉरी स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, अध्यक्ष। ये नहीं रहेंगे तब कौन बनेगा? डिप्टी स्पीकर, इसका अध्यक्षता करेगा। अगर वो नहीं है तो जो चेयरमैन साहब होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन, उप चेयरमैन जो हो गए, चेयरमैन तो कभी भी नहीं करेंगे। जो राज्यसभा का अध्यक्ष चेयरमैन जो होता है वो कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। वो चेयरमैन इसलिए है कि वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है इंडिया के, और इंडिया के जो भी उपराष्ट्रपति रहेंगे वो राज्यसभा के चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। उप चेयरमैन जो होंगे वो फिर कर सकते हैं डिसाइड यहाँ पे। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अध्यक्ष। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे पारित होना आवश्यक है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से, सदनों के 3/3 बहुमत से, सदनों के पूर्ण बहुमत से। When a bill is referred to a joint sitting of both the houses of parliament, it has to be passed by। देखिए, ज्वाइंट सेशन क्यों बुलाया गया? एक ने पास किया, लोकसभा ने, राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो ज्वाइंट सेशन बुला लिया। क्यों बुलाया गया था? क्योंकि उस बिल को पास करना बहुत जरूरी था। जो काम इतना जरूरी हो तो इतना लफाबाजी में क्यों पड़ना? ये सब सीधा सिंपल मेजोरिटी से एकदम आसान, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पास किया जाता है। ठीक है, आज इतना ही। अभी इसमें और भी सेशन लगेंगे। जो भी अगर आपको कोई डाउट हो या कोई एरर नजर आए किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको सुधारने का कोशिश किया जाएगा। अभी ये सेशन, अभी ये सीरीज अभी और लंबा चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बार बार पूछते हैं। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।